यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले मेरे सभी अभ्यर्थियों, आप सबों का स्वागत है। आप लोग जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं देखा है तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक कंसेप्ट में काफी कमी देखने को मिलती है। अगर आप अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि ज्योग्राफी के बड़े से बड़े कंसेप्ट को आसानी से समझा जा सके, तो आपको कक्षा 6 से 12वीं तक के ज्योग्राफी को सिलसिलेवार ढंग से देखना होगा। इसी कड़ी में हमने आपके लिए लाया है क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का सार। हम लोग चैप्टर वाइज आपके लिए हर चैप्टर का एक सार संग्रह प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होगा। इसमें बिल्कुल भी आलतू फालतू चीजें नहीं होंगी, जो चैप्टर में दिया है वही बातें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस चैप्टर 1 में आखिर क्या पढ़ना है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो चैप्टर 1 में जनरली पृथ्वी और सौर मंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला अगर आप पेज उल्टेंगे एनसीईआरटी का तो उस पे आपको दिखाई देगा जनरली कि खगोलीय पिंड की परिभाषा आपको पता चलेगा। जैसे सूर्य जो कि दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के आकाश में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में बोले तो इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। तो इसके और आगे बढ़ते तो खगोलीय पिंड तो आप समझ गए कि आकाश में जो भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं दिन में और रात में, वो सभी के सभी खगोलीय पिंड है। जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं वो भी अंतरिक्ष में एक खगोलीय पिंड है। अब बात करते हैं तारे की। सबसे पहले बारी बारी से सभी को हम लोग देखते चलेंगे। तारा की बात करते हैं। स्टार क्या होता है? तो तारा क्या है? हमारे सूर्य की ही तरह खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। उसी तरह जो तारे टिमटिमाते हुए आसमान में दिखाई देते हैं वे सभी एक खगोलीय पिंड है, लेकिन बहुत दूर है। वो इतने ज्यादा दूर है इसलिए बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। वे गैसों से बने विशाल गर्म पिंड है जो अपना प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ एक आपको नेबुला, एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारों को दिखाया गया है। और ये तारे गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं और इतने गर्म होते हैं कि इस गर्मी के कारण गैस जो है प्लाज्मा में बदलकर चमकने लगता है। तो ये अपना गर्मी और प्रकाश खुद उत्सर्जित करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें एनसीईआरटी की किताब में चंद्रमा की बात की गई कि चंद्रमा यानी कि द मून क्या होता है, ठीक है। तो चंद्रमा एक खगोलीय पिंड है जो पूरे महीने में अलग अलग आकारों और स्थितियों में आसमान में दिखाई पड़ता है। हमें हर महीने एक बार पूर्णिमा यानी पूरा चांद और हर दूसरे पखवाड़े में अमावस्या दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है धरती का एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। तो ये सब बातें आपके उस किताब में लिखी हुई है। तो चंद्रमा के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें अलग अलग क्या दिखाई देता है, चंद्रमा का आकार दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? अब जैसे ये धरती है, मान लेते हैं इस साइड में हम लोग रहते हैं और ये चंद्रमा है, तो सूरज का प्रकाश जिस भाग पे पड़ता है वो भाग हमें चमकीला दिखाई पड़ता है। जो भाग सूरज का प्रकाश इस पे नहीं पड़ता है वो भाग अंधेरा वाला पार्ट होता है। इसलिए हमें चंद्रमा का पूरे महीने एक जैसा रूप नहीं दिखाई पड़ता है। अलग अलग हम लोगों को उसका हिस्सा अलग अलग जो है उसका भाग सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी आकृतियां भी अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो इस पिक्चर से काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, तारों की बात करें कि तारों की बात करें तो आपने तारे के बारे में तो जान ही गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं तारामंडल या नक्षत्र की, जिसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस तारे को देखिए, यहाँ पे इस इलाके में कुछ तारे यहाँ दिए गए हैं। तो इन तारों को अगर आप देखिएगा, यहाँ इन तारों को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप रात्रि के आसमान में, रात के आसमान में झांकेंगे कभी, जिस दिन चांदनी ना हो, अंधेरा हो, अमावस्या हो, तो उस समय आसमान अगर साफ हो तो आप देख पाएंगे बहुत सारे तारे होंगे और उनमें से कुछ तारों को आप देखेंगे तो एक खास तरह का पैटर्न बनाते हुए दिखेंगे। इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर,
ओरायन, सप्तर्षि, ये सब कॉन्स्टलेशन के क्या है, उदाहरण है। वो किसी जानवर या किसी खास तरह की आकृति बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे सभ्यताओं में, संस्कृतियों में इनका नामकरण किया गया है और इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। अब हम लोग बात करते हैं ध्रुव तारे की। जैसे ये सप्तर्षि मंडल है, इसमें 7 तारे होते हैं। सप्तर्षि का मतलब होता है 7 ऋषि। तो ये जो 7 तारे हैं, इनमें से इन 2 तारों को देखते हुए, सीधा मिलाते हुए अगर आप आगे की ओर जाएंगे तो ये एरो आपको एक तारे की तरफ इंगित करता हुआ दिखाई देगा। उसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा क्या है, पोलर स्टार क्या है? ये जो पोलर स्टार है, बाकी स्टार रात्रि के आकाश में आपको अपनी स्थिति बदलते हुए दिखाई देंगे। ये एक विशेष प्रकार का तारा है क्योंकि ये आकाश में स्थिर प्रतीत होता है, जबकि अन्य तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इससे नेविगेशन के लिए उपयोगी माना गया है। जैसे समुद्र में या मरुस्थल में रात के समय में दिशा का ज्ञान करने के लिए पोलर स्टार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये जो है मार्गदर्शिका का काम करता है। विशेष रूप से उत्तर दिशा का निर्धारण करने के लिए ये हमारा मदद करता है। सप्तर्षि का उपयोग करके हम उत्तर तारे यानी कि पोलर स्टार यानी ध्रुव स्टार की स्थिति को पता लगा सकते हैं। तो यहां आप जैसे इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं, अगला है हमारा ग्रह कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह एक ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो हमारे सूर्य और तारों की परिक्रमा करते हैं। मतलब ग्रह वे होते हैं जो किसी सूर्य या किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। तारों के विपरीत इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं, बल्कि तारों से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करके ये चमकते हैं। ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। यानी ये जो शब्द है हमारा प्लैनेट शब्द, ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कुछ ग्रह आपके सामने दिखाए गए हैं कि तो ये जैसे ये बृहस्पति ग्रह है, ये खुद नहीं चमकता है। सूर्य की प्रकाश आती है टकरा के और फिर जो है लौट जाती है अंतरिक्ष में, जिसके कारण इसको टेलीस्कोप से देखने पे ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश इसका अपना नहीं होता है और ये सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारे सौर मंडल में भी बहुत सारे ग्रह है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उपग्रह। ग्रह तो आप समझ गए। फिर एक होता है उपग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट वे वस्तुएं या वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह जो ग्रह या चंद्रमा जैसे बड़े खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो सैटेलाइट भी 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि हमारा चांद जो पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा करता है, और एक ये आप देख रहे हैं ये मानव निर्मित सैटेलाइट। ठीक है, ये जो सैटेलाइट होता है ये हम लोग बनाते हैं, और ये सैटेलाइट ग्रह की भी परिक्रमा कर सकता है और किसी चांद या चंद्रमा की भी परिक्रमा कर सकता है। तो 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, मानव निर्मित और नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इनका काम क्या है? किसी आकाशीय पिंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहना। फिर हमारा आता है सौर मंडल। एनसीईआरटी वाले उस चैप्टर में सौर मंडल की बात की गई। सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति की बात की गई है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है। सन के जस्ट सबसे नजदीक है हमारा मरकरी ग्रह यानी बुध ग्रह, जो कि 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य के चारों ओर। फिर वीनस है, शुक्र है। फिर हमारा धरती है, जो कि देखिए अपने चांद के साथ में है। तो धरती अपने चांद सहित सूर्य का 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। फिर ये हमारा मार्स यानी कि मंगल ग्रह है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह है इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। और जुपिटर, जो कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। तो ये ग्रहों की स्थिति है। आप क्रमवार इन ग्रहों की स्थिति को याद रखिए फोटो के साथ। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास क्या है? छल्ले है, काफी बड़े बड़े डिस्क है, इसके पास रिंग है, ये इसकी पहचान है। ठीक है। पृथ्वी हमारा नीला ग्रह है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर का है। पृथ्वी के अगल बगल में 2 ग्रह है। इस साइड में है मार्स यानी मंगल और इस साइड में है
ये आपका शुक्र, शुक्र सूरज की तरफ है और मंगल जो है बृहस्पति की तरफ है। उसके बीच में क्या है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला कलर का ग्रह है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नीला ग्रह भी हमारी धरती को कहा जाता है। नीला रंग क्यों आया है? ये नीला रंग आया धरती पर, चूंकि धरती के सतह पर 70% जल है और ये जल के कारण जो है धरती कैसी दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आप एक और ग्रह को देख सकते हैं, ये भी नीला कलर का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि ये काफी बर्फ से बना हुआ है। ठीक है। अब एक चीज और आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मंगल ग्रह है और ये जो बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच के इलाके में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों के या ग्रहों के अवशेष बचे हुए हैं, जिनको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि उनको क्या कहा जाएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन 2006 तक 9 थी। 2006 में जो है 9th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम था प्लूटो। उसका नाम था क्या? प्लूटो। 2006 तक क्या माना जाता था? 9वां ग्रह। लेकिन बाद में एक मीटिंग बुलाई गई, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU। इस वर्ष इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लूटो जो है, और प्लूटो और इसके जैसे अन्य ग्रह जैसे कि सेरेस, इरिस, ये सब के सब इनको बौने प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से, बौने ग्रह के नाम से जाना गया। इनको ग्रह की कैटेगरी से निकालकर बौने ग्रह की कैटेगरी में, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, और बाकी जो भी चीज है वो उल्का है, उल्का है और ड्वार्फ प्लैनेट वगैरह ये सब है। अब हम लोग आते हैं क्षुद्र ग्रह, इसकी बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स क्या है? छोटे चट्टानी पिंड है, चट्टानी पिंड है, ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच के बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये बृहस्पति ग्रह है और ये मान लेते हैं मंगल ग्रह है, तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे बड़े अलग अलग आकार के आपको चट्टानी पिंड दिखेंगे। ये कौन से पिंड है? शुरुआत में हमारे सोलर सिस्टम में जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय कुछ पिंड या कुछ टुकड़े जो है वो ग्रह बनते बनते रह गए, या ग्रहों के अवशेष है, या ग्रहों के टूटने फूटने और विस्फोट होने से जो टुकड़े बच गए, उन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो दिखने में ऐसे अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी कभार धरती के पास से गुजर जाए तो इनका चांस बनता है धरती पे गिर जाने का। अगर ये गिर गए और अच्छे खासा साइज वाला अगर गिर गया, तो एक साथ कई सैकड़ों परमाणु बम के फटने जितना एनर्जी लेके ये गिरेगा और धरती को बर्बाद कर देगा। तो ये बात ध्यान में रखना है हम लोगों को। मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है, उसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वे आकार और संरचना में अलग अलग होते हैं। वे प्रारंभिक सौर मंडल के गठन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यानी इनको देखने से हमें यह पता चलता है कि शुरुआत में सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा। इन पर बहुत तरह के क्षुद्र ग्रह है जिस पर अभी स्टडी चल रही है, और उन स्टडी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात हम लोग देखते हैं। अब एक और चीज आता है, क्षुद्र ग्रह के साथ साथ आता है उल्का, जिसको हम लोग मिटियोर्स कहते हैं, मिटियोराइट्स। ये क्या होते हैं? तो उल्का अंतरिक्ष में छोटी चट्टानी या धात्विक वस्तुएं, छोटे छोटे चट्टान है, जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं और प्रकाश की लंबी लंबी धारियां बनाते हैं, जिसे उल्का या टूटते हुए तारे के रूप में जाना जाता है। जब वे पृथ्वी की सतह पे पहुंच जाते हैं, आधे अधूरे जल के या कुछ तो वाष्प बन के अंतरिक्ष में, वाष्प बन के वायुमंडल में ही उड़ जाते हैं, राख बन जाते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि धरती तक आते आते कुछ ग्राम के या लगभग आधा केजी से कम के जो है जनरली ये होते हैं, धरती तक पहुंच जाते हैं। तब उनको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो मिटियोराइट सावर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग मिटियोराइट सावर कहते हैं। कभी कभी रात के आकाश में देखिएगा बहुत सारे पत्थर जो है धरती के गुरुत्वाकर्षण से खींचे चले आते हैं। वायुमंडल के घर्षण के कारण गर्मी से ये क्या होते हैं, जल उठते हैं और धीरे धीरे जो है ये
ये लंबी ऐसे जो है चमकीली धारियां बनाते हुए नीचे गिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे आग की वर्षा हो रही हो या कोई तारा टूट के गिर रहा हो। इसी को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है उस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है आकाश गंगा। यानी कहने को तो आपको जो भी एक बेसिक कंसेप्ट ये देने का पूरा प्रयास करता है। आकाश गंगा क्या है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे तारों, गैसों, धूल और काले पदार्थों का एक विशाल प्रणाली है। एक बड़ा सा इकोसिस्टम है, एक बड़ा सिस्टम है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है। अ गैलेक्सी, इसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी इज अ वास्ट सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस एंड डार्क मैटर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। तो जो जैसे कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, उल्का पिंड है, बौने ग्रह है। ये सभी के सभी मिलकर ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों सौरमंडल जो है जब एक जगह पे मौजूद होते हैं और एक किसी केंद्र का जब वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये केंद्र है, ये एक आकाश गंगा का फोटो है और हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे और उनके चारों ओर के जो ग्रह है एक साथ इस केंद्र की परिक्रमा करते हैं, तब ये सब मिलकर सौरमंडल, ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में अरबों खरबों की मात्रा में तारे हो सकते हैं और ग्रहों की संख्या तो आप भूल ही जाइए। तो ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, गैस, धूल, ये सभी मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसको आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है नाम है। और हमारे पड़ोस का जो आकाश गंगा उसका नाम है एंड्रोमेडा। और लगभग आने वाले 4 अरब वर्षों में एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी दोनों आपस में टकराने वाली है, एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और भी जानकारियां हम लोग आगे देखेंगे। इतना ही जानकारी है एनसीईआरटी की किताब में। जो बात एनसीईआरटी में दिया हम वही बात कर रहे हैं, अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रह्मांड अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा की संपूर्णता है। तो ब्रह्मांड क्या है? अब हम आते हैं स्पेस की बात करते हैं। स्पेस क्या है? तो आपने देखा, सबसे पहले आपने पढ़ा ग्रह। ग्रहों, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रह मिलकर क्या बनाए? सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सौर मंडल। फिर ऐसे ऐसे सौर मंडल मिलकर क्या बनाए? गैलेक्सी। और ऐसे ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सी मिलकर क्या बनाता है? ब्रह्मांड बनाता है। तो ब्रह्मांड क्या है? अंतरिक्ष, समय, पदार्थ और ऊर्जा की एक संपूर्णता है जिसमें सभी आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और खगोलीय पिंड शामिल है। यानी हमारे गैलेक्सी के अलावा भी बहुत सारी गैलेक्सी, हमारे ग्रह के अलावा भी बहुत सारे ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल के अलावा भी बहुत सारे सौरमंडल हैं। उन सभी ग्रहों, सौरमंडलों, उन सभी तारों, उन सभी गैलेक्सियों को, आकाश गंगाओं के समूह को एक साथ ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, तो द यूनिवर्स इज द इंटायरिटी of space, time, matter and energy including all galaxies, stars, planets and other celestial bodies। तो आप जैसे फोटो में देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ बहुत सारे गैलेक्सी दिखाए गए, तारे हैं, ग्रह है, गैस है, नेबुला है, बहुत सारी चीजें हैं आसमान में। लेकिन छठा क्लास में ज्यादा नहीं, बस शुरुआत कराया गया है, जानकारी दिया गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसको थोड़ा बहुत तो जानिए। एक बार आप जान जाइए कि हम लोग है कहाँ, तो हम ब्रह्मांड में हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। किस ब्रह्मांड में है रहते हैं ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है ब्रह्मांड भी बहुत सारे हो। तो हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है, जो कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सर्पिल गैलेक्सी है। उसमें हम जो है सोलर सिस्टम में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर वाले जो ग्रह है उसमें तीसरे ग्रह यानी धरती पे हम लोग रहते हैं। ये हमारी स्थिति है, इसको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर का सार खत्म हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का एक सार लाएंगे। ठीक है, ये हमने जो एनसीईआरटी में जो भी चीज दिया गया है उसको संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया। और जो ये नोट्स की बात है तो ये आप टेलीग्राम लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइएगा, वहां से आपको इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।